हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का हम लोग देखिएगा हिंदी का यह प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और यह हिंदी का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो कि यह यूपी टेट के लिए हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा हम सभी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ये प्रश्न। देखिएगा आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिएगा आज का, और आप लोग बस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यह क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी यहाँ पे दोपहर 1 बजे, ठीक ना। 1 बजे आपको दोपहर में यहाँ पे यह क्लास मिलेगी। तो यह आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की यह क्लास। देखिएगा भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रैक्रोली, क्रमित अनुदेशक, यह जो कि पूछा है कि इसमें से कौन सी नहीं है, ठीक ना। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन इसमें नहीं है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। देखिएगा भाषा शिक्षण की जो पद्धति है यह हमारी किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ड्रैक्रोली है, ये सभी है। इसमें से और जो पद्धति है उसको भी ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है। प्रत्यक्ष विधि याद रखना, यहाँ से प्रत्यक्ष एक विधि होती है वो भी आप याद रखना, ये भी होती है हमारी भाषा शिक्षण की विधि, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा व्याकरण अनुवाद, ठीक ना। व्याकरण याद रखना, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद याद रखना, व्याकरण अनुवाद विधि आती है। उसके बाद संप्रेषण विधि आती है, संप्रेषणात्मक विधि आती है, इसको भी आप याद रखना। संप्रेषणात्मक विधि आती है, इसको भी आप याद रखना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतनी विधियां आपको ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें से जो नहीं है तो वह हमारा क्या है, यह क्रमित जो अनुदेशक है, यह इसमें से भाषा शिक्षण की विधि नहीं है, यह अधिगम से संबंधित यह विधि है, इसको याद रखना। यह अधिगम से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना था किसका, बताइएगा। बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था। मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रावेल का और किलपैट्रिक का। तो यह आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा कि यह कथन जो है महात्मा गांधी का जो मानना था कि जो बच्चे हैं उनकी जो मातृभाषा है अगर उस भाषा में शिक्षा दी जाए तो बच्चे अच्छे से उसको ग्रहण करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, इनका मानना था महात्मा गांधी जी का। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है वह मातृभाषा में दी जाए, यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे चलते हैं। देखिएगा व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, बताएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। आगमन प्रणाली विधि, निगमन, अव्याकृति प्रणाली और कक्षा विनय प्रणाली, इसमें से पूछा है कौन सा व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं है, बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, इसमें याद रखना यह जो हमारा ऑप्शन से होगा कक्षा भिन्न प्रणाली, यह जो हमारा इसमें नहीं है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बताइएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, बनारस से, मिर्जापुर से, इलाहाबाद से और लखनऊ से, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्न तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आनंद कादम्बिनी की बात की जाती है, इसके संपादक कौन है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके संपादक है बद्री नारायण चौधरी, ठीक ना, बद्री नारायण चौधरी, इसको याद रखना। बद्री नारायण याद रखना, नारायण चौधरी हैं, बद्री नारायण चौधरी जो है इसके संपादक हैं। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। और यह कहाँ से प्रकाशित होता है तो यह मिर्जापुर से, ठीक ना, यह मिर्जापुर से प्रकाशित होता है। और इनकी एक और पत्रिका है उसको भी ध्यान रखिएगा, वह है नागरी नीरद, याद रखना, नागरी नीरद इनकी एक पत्रिका, वो भी कहाँ से प्रकाशित होती है तो वो भी मिर्जापुर से प्रकाशित होती है, उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनारस की बात की जाए तो बनारस से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है वो हंस पत्रिका है, याद रखना। हंस पत्रिका यह किसकी है, यह याद रखना, यह मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक ना। यह किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की, इसको याद रखना, मुंशी प्रेमचंद्र की पत्रिका है, यह बनारस से प्रकाशित होती है हंस पत्रिका। उसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है वह है, आपको इतनी बातें याद रखना, उसका नाम है प्रतीक, ठीक ना। प्रतीक पत्रिका है जो ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। और यह इसके संपादक कौन है, अज्ञेय हैं, कौन है, अज्ञेय हैं।
उसके बाद लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका की बात की जाए तो यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है वो इसका नाम है तद्भव, ठीक ना। तद्भव इसका नाम है, इसको याद रखना। और इसके संपादक कौन है तो वह है अखिलेश, ठीक ना। यह आप याद रखना, अखिलेश, इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके संपादक जो हैं अखिलेश हैं, यह भी आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। आदिकाल की रचना है, बताइएगा आदिकाल की रचना पूछ लिया जाता है। अखरावट, छत्रसाल, दशक, दीपशिखा, खुमार, रासो, इसमें से बताएगा जो आदिकाल की रचना, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आदिकाल की रचना की बात की जाए तो इसमें बताइएगा कौन सी इसमें ऑप्शन पूछा जाता है। आदिकाल की रचना कौन है तो वह है खुमार रासो, ठीक ना। खुमार रासो, इसको याद रखना। इसे दलपति, खुमार रासो की बात की जाए तो दलपति विजय इसके रचयिता हैं, इसको भी याद रखना। कौन है, दलपति, याद रखना, दलपति विजय, दलपति विजय, याद रखना, दलपति विजय इसके रचयिता हैं खुमार रासो के। अगर बात की जाए यहाँ पे आदिकाल की रचनाएं की तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आदिकाल में रचनाएं हुई थी उसको ध्यान रखिएगा, यह आपसे पूछा जाता है। तो यह याद रखना, बिसल देव, याद रखना, बिसल देव, बिसल देव, याद रखना, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो जो है यह आदिकाल की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आती है हमारा पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो ये भी हमारी आदिकाल की रचना है। उसके बाद परमाल रासो, यहाँ परमाल रासो की बात की जाए जिसे हम लोग आलाखंड के नाम से जानते हैं इसको, तो यह परमाल रासो है जो कि ये भी आदिकाल की रचना है। उसके बाद संदेश रासक, संदेश याद रखना, संदेश रासक ये भी एक रचना है जो कि यह आदिकाल की रचना है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह खुमार रासो, ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, यहाँ पे देखिएगा आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले। तो यह देखिएगा उद्देश्य कथन जो है वह कब आता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपको याद रखना होगा, जो उद्देश्य कथन आता है वह प्रस्तावना के पश्चात आता है ना, प्रस्तावना के पश्चात आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा यह देखिएगा गद्य शिक्षण की पाठ योजना में अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो इसमें जो प्रस्तावना उसके पश्चात आता है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। बताएगा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त है। बताएगा वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। इसमें से बताएगा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिएगा सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है वाक्य प्रयोग, ठीक ना, वाक्य का प्रयोग करके, जिससे क्या होता है कि इसमें भाव की अस्पष्टता नजर आती है, इसको याद रखना। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाक्य का अगर प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होगा, इस प्रयोग से हमें भाव की अस्पष्टता उसमें नजर आती है और उसे निर्देशित होने में मतलब उसे अधिक निर्देशित होने में होने लगता है, उसको भी ध्यान रखना है। तो यह अधिक निर्देशित होने लगता है इसमें, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा हमारा यहाँ पे निरामिष किसे कहते हैं। बताइएगा निरामिष किसे कहते हैं। मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा जो निरामिष किसे कहा जाता है। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। निरामिष की बात की जाए तो जो मांस रहित भोजन होते हैं, ठीक ना, मांस रहित भोजन, जो कि यहाँ पे जो निरामिष का मतलब कि जो मांस का भोजन, मांस वाला भोजन ना हो, वह हमारे जैसे शाकाहारी भोजन होते हैं वह निरामिष कहे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मोक्ष की इच्छुक जो रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, इसको याद रखना, मुमुक्ष। क्या कहा जाता है, मुमुक्ष। क्या कहा जाता है, मुमुक्षु मुमुक्षु कहा जाता है। इसको याद रखना, मोक्ष का इच्छुक जो रहने वाला है उससे मुमुक्षु कहा जाता है। उसके बाद रात्रि में विचरण करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वह निश्चर कहा जाता है इसे, ठीक ना, निश्चर, इसको याद रखना, निश्चर कहा जाता है, ठीक ना, निश्चर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है।
चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी के लिए मिला था, किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसमें बताएगा यह कब मिला था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। तो बात की जाए कि जो रामधारी सिंह दिनकर की जो उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यह मिला था 1972 में, ठीक ना। 1972 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह आपको इतनी बातें ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता हमारा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कुछ और कवि हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्रथम जो ज्ञान भाषा पुरस्कार मिला था, वह मिला था सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक ना। सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ये आपको इतनी बातें याद रखना है। कब मिला था? तो यह 1968 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो यह चिदम्बरा के लिए मिला था, ठीक ना। चिदम्बरा के लिए मिला था। इसको यहाँ चिदम्बरा के लिए मिला था 1968 में, जो कि सुमित्रा नंदन पंत को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद और कवि का नाम जानते हैं, तो देखिए अज्ञेय हैं, ठीक। अज्ञेय को भी मिला है, अज्ञेय को मिला है। कब मिला है? तो यह 1978 में इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह किसके लिए मिला है इन्हें? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यह है कृति इनकी कि कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, याद रखना कितनी नावों में कितनी बार, याद रखना कितनी बार यह इनकी कृति है। इसको ध्यान रखिएगा। अज्ञेय की इन्हें इस कृति के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे महादेवी वर्मा। देखिएगा, महादेवी वर्मा जी आती हैं, तो इन्हें मिला है 1982 में। देखिएगा 1982 में मिला है। किसके लिए मिला है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो यह यामा के लिए मिला, ठीक है, यामा के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, शहद शब्द है, बताएगा शहद कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और आगत है। तो इसमें से बताएगा, आप इतनी बातें याद रखना। तत्सम जो शब्द होता है, जो कि संस्कृत के शुद्ध जो शब्द होते हैं वह प्रयोग जैसे के तैसे किए जाते हैं, वैसे हमारा यह तत्सम शब्द होता है। तद्भव जो शब्द होता है, उसको जो संस्कृत की भाषा का जो शब्द है, उसको अपने भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया, अपने बोल भाषा में उसको प्रयोग में लाया जाता है। देशज जो शब्द होता है, वो अपने देश में प्रयोग की जाने वाला जो शब्द है, उसे हम लोग देशज कहते हैं। आगत जो शब्द होता है, यह वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से आए हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, वह हमारा क्या होते हैं? आगत शब्द। तो यह जो शहद है, ठीक ना, इसको याद रखना, शहद हमारा आगत शब्द होगा, ठीक ना। शहद जो आगत शब्द होगा, यह जो शहद है, यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक ना। इसको याद रखना, यह अरबी भाषा का शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यह आगत शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल में, स्त्री में, पुस्तक में, व्यवसाय में। तो वनिता की बात की जाए, इसका अर्थ किस प्रयोग में किया जाता है? इसको याद रखना, वनिता का जो अर्थ होता है वह होता है स्त्री, ठीक है। स्त्री इसका अर्थ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की इससे संबंधित जो शब्द होते हैं, इसके पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। यह नारी हो सकता है, सुंदरी याद रखना, सुंदरी होता है, सुंदरी भी होता है, इसको याद रखना, यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद हमारा कांता होता है, ठीक ना, कांता, ये भी आप याद रखना, कांता होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो शब्द हैं हमारे, यह वनिता के लिए एक शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, मुकुंद किसका पर्याय है? बताएगा। मुकुंद की बात की जाए तो यह किसका पर्याय है? विष्णु का, शिव का, सूर्य का, कामदेव का। तो मुकुंद का पर्यायवाची आपको याद रखना होगा कि मुकुंद का पर्यायवाची अगर पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो यह होता है देखिएगा, जनार्दन होता है मुकुंद का पर्यायवाची। चक्रपाणी होता है, ठीक ना, चक्रपाणी होता है, इसको भी याद रखना, चक्रपाणी होता है। उपेंद्र होता है, ठीक ना, उपेंद्र होता है। चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज होता है, इसको याद रखना, चतुर्भुज होता है। और क्या होता है? गरुण ध्वज होता है, यह याद रखना, गरुण ध्वज, याद रखना, गरुण ध्वज होता है। यह और विश्वम्भर होता है, क्या होता है?
विश्वम्भर, विश्वम्भर होता है। यह जो हमारे पर्यायवाची होते हैं मुकुंद के। इसमें से जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा, ठीक ना, ए ऑप्शन से होगा विष्णु। यह इसमें सही होगा ऑप्शन ए। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, काहे री नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचयिताकार कौन है? जायसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं और दादू हैं। बताइएगा इसमें से यह जो कविता है इसको आपसे, यह जो पंक्ति है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है, यह प्रश्न बताइएगा। तो इसमें से प्रश्न बताइएगा, इसको याद रखना। यह प्रश्न जो है कबीर का, यह जो पंक्ति है कबीर का है, यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह बताएगा। माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कड़ मुस्काए, आलोक पर्व, यह बताएगा किसके संग्रह हैं। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह पूछा है, इसमें से बताएगा कौन है, इसमें से बताएगा कौन है। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे, इसमें बी ऑप्शन से होगा चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल की जो है यह निबंध है चिंतामणि। इनकी और जो निबंध है उसको भी ध्यान रखिएगा। इनका है मित्रता, ठीक ना, मित्रता ये भी है। क्रोध, इसको याद रखना, क्रोध, ठीक ना, यह सभी है। आलोक पर्व की बात की जाती है, आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इसको भी याद रखना, द्विवेदी की है। और क्षण बोले कण मुस्काए, यह किसका है? तो यह विष्णु प्रभाकर का है, यह याद रखना, विष्णु प्रभाकर का है, विष्णु प्रभाकर का है, इसको ध्यान रखिएगा, एक मिनट। यह जो है विष्णु प्रभाकर का है, प्रभाकर का है। यह आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध युग है? बताइएगा, शुद्ध युग में है। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध वक्त यहाँ से बताना है। बारात वसंत, बारात वसंत, इसमें से बताएगा, इसमें से शुद्ध कौन सा है, यह आपको बताना है। देखिएगा, अगर बात की जाए तो यह हमारा जो शुद्ध शब्द है, इसमें याद रखना, इसमें लिखा जाता है बारात, ठीक ना, बारात लिखा जाता है, बारात लिखा जाता है। इस यह हमारा जो शुद्ध शब्द होगा, इसको याद रखना, यह जो हमारा शुद्ध शब्द होगा। यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक मिनट, हाँ चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जो बारात शब्द है, यहाँ पे बारात, इसमें याद रखना, बारात इसमें जो हमारा होगा, बारात इस तरह लिखा जाता है। और इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा, तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इसका हमारा जो शुद्ध शब्द होगा, इसको याद रखना, बारात होगा, बारात, इसको याद रखना, वसंत, ठीक ना, वसंत होगा। जो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। अर्धस्वर है, बताइएगा इसमें से अर्धस्वर कौन होता है? इसमें से बताएगा य, व, ई, उ, री, ल और री और स, इसमें से बताएगा अर्धस्वर कौन होते हैं। इसमें से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना, जो अर्धस्वर होते हैं वह होते हैं हमारे य और व, ठीक ना, य जो है इसको याद रखना, और व जो है इसको भी याद रखना। जो य है हमारा अ प्लस ई से मिलकर बना है, य प्लस ई से मिलकर बना है, वह जो है अ प्लस उ से मिलकर बना है, ठीक ना, यह आप इसको याद रखना। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये इसे अर्धस्वर कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, य और व को। आगे चलते हैं, देखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छुपाना। यह चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ जो होगा, यह आपको इतनी बातें याद रखना है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। इसमें से ऑप्शन जो सही होगा हमारा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार कही बात को दोहराते रहना। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएगा। आगर होगा, प्रकाथन होगा, पृष्ठ पेषण होगा, प्रस्तावना होगा। इसमें से बताएगा एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताइएगा, इसमें से क्या बनेगा। इसमें से आपको बताना है, देखिएगा,
जो प्रकार कथन होता है यह होता है कि इसको ध्यान रखिएगा, जो प्रकार कथन हो जाए वो किसी पाठ की भूमिका को बताता है, इसको याद रखना। प्रस्तावना क्या होता है कि प्रस्तावना में किसी शीर्षक का यह प्रथम चरण होता है प्रस्तावना, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें से एक बार कही बात को दोहराते रहना, इसका जो हमारा सही वाक्यांश होगा पृष्ठपेषण, इसमें सही होगा पृष्ठपेषण शब्द इसका हमारा सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संग वर्ग में है बताएगा। संज्ञा में है, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। तो बुद्धिहीन शब्द यह बात की जाए किस वर्ग में है, तो यह क्या बता रहा है, आपको बताना है ये बुद्धिहीन, ठीक ना। यह क्या कर रहा है यहाँ पे पूछ रहा है, तो यह बुद्धिहीन अगर बात की जाए तो यह क्या बता रहा है, विशेषण है, ठीक ना। यह विशेषता बता रहा है कि बुद्धि से हीन है, मतलब यह बुद्धि से हीन है। यह विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण शब्द होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे छत से ईंट गिरी वाक्यांश में कौन सा कारक है। आपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान, इसमें से बताएगा इसमें से कौन सा हमारा कारक है, यह आपको बताना है, बताइएगा। देखिएगा आपादान में जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है, इसको याद रखना। संबंध में क्या होता है का के की, इसको याद रखना। का के की, रा रे री और ना ने नी, यह जो होते हैं हमारे संबंध में आते हैं। अधिकरण में क्या होता है कि इसमें जो अधिकरण में होता है में होता है और पर होता है, इसमें याद रखना यह अधिकरण का होता है। संप्रदान की बात की जाए तो संप्रदान में क्या होता है, यहाँ पे को होता है इसका कारक चिन्ह और के लिए होता है, ठीक ना। के लिए ये इसका कारक चिन्ह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो हमारा से की बात कर रहा है, छत से ईंटा गिर रहा है, जहाँ पे अलगाव की बात हो, ठीक ना, यहाँ पे वहाँ हमारा अपादान कारक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा महोर्मी का सही संधि विच्छेद बताइएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद आपको बताना है, क्या बनेगा। महत प्लस उर्मी बनेगा, महा प्लस उर्मी बनेगा, महा प्लस उर्मी, महत प्लस उर्मी बनेगा। इसमें से बताएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको ध्यान रखना है। देखिए अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह बनता है महा, याद ना, महा प्लस उर्मी, ठीक ना, महा प्लस उर्मी इसका बनता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो आ है, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। जब ओ बनाते हैं यहाँ पे तो ओ की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे जब ऐसी मात्रा आएंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे गुण संधि होगी, ठीक ना, यहाँ पे गुण संधि होगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा आगे चलते हैं। समष्टि का विपरीतार्थ शब्द बताएगा, इसमें से क्या बनेगा। समष्टि का विपरीतार्थ शब्द बताएगा, विशिष्ट होगा, अशिष्ट होगा, अपुष्टि होगा, व्यष्टि होगा। इसमें से बताएगा समष्टि का विपरीतार्थ शब्द क्या बनेगा। इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, देखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा व्यष्टि, इसका हमारा विपरीतार्थ शब्द होगा। विशिष्ट की बात की जाए तो विशिष्ट का जो होता है हमारा सामान्य होता है, ठीक ना, सामान्य इसका विपरीतार्थ शब्द होगा। अशिष्ट का की बात की जाए, अशिष्ट की बात की जाए तो यहाँ पे शिष्ट होगा, ठीक ना, इसका जो बनेगा विपरीतार्थ यह शिष्ट बनेगा। अपुष्टि का बात की जाए तो अपुष्टि की बात किया तो इसका जो बनेगा पुष्टि बनेगा, इसको याद रखना पुष्टि बनेगा, यह इसका विपरीतार्थ होगा। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलेगा आगे चलते हैं। करपट का तद्भव रूप है बताइएगा। करपट का तद्भव रूप कपट होगा, कास्पेट होगा, कपूर होगा, कपड़ा होगा। तो बताइएगा करपट का तद्भव रूप बताइएगा, इसमें से क्या बनेगा। करपट का तद्भव रूप इसमें से बताइएगा क्या बनेगा, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तद्भव की बात की जाए तो यह बनता है हमारा क्या, इसका जो हमारा बनता है तद्भव कपड़ा बनता है, ठीक ना, कपड़ा, यह जो तत्सम शब्द है और यह इसका तद्भव बनता है कपड़ा। अगर बात की जाए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और बात की जाए, यह कपूर का पूछ लिया जाता है तो इसका जो बनेगा तत्सम, इसका तत्सम क्या बनेगा तो कर्पूर बनेगा, ठीक ना, कर्पूर बनेगा इसका तत्सम, ये भी ध्यान रखिएगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है बताएगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, ईय प्रत्यय, रम प्रत्यय, ईय प्रत्यय, इसमें से बताएगा रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, यह आपको बताना है, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। देखिएगा रमणीय में अगर बात की जाए तो रमणीय इसमें जो प्रत्यय लगा है अनीय प्रत्यय लगा है, ठीक ना, अनीय प्रत्यय। जैसे आपसे और शब्द पूछ लिए जाते हैं वो भी आपको याद रखना, जैसे आदरणीय में, ठीक ना, आदर, इसको याद रखना,
आदरणीय में पूछ लिया जाएगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो वो इसमें भी आपको ये अनीय प्रत्यय लगा है। उल्लेखनीय पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आप याद रखना उल्लेखनीय उल्लेखनीय पूछ लिया जाएगा, तो इसमें भी हमारा कौन सा प्रत्यय, अनीय प्रत्यय। अभिनंदनीय पूछ लिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना अभिनंदनीय पूछ लिया जाएगा, तो इसमें भी हमारा अनीय प्रत्यय लगा है। ऐसे जो शब्द आएंगे इसमें अनीय प्रत्यय होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरथ थही वान की आयु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करे अरिहाय समर्थ ही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? यह रस पूछा है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है और वीर रस है। इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से बताएगा बोरव सबो रघुवंश कुठार की धार में 12 बजी सरथ थही यह वान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करे अरिहाय समरतहि। यह इसमें से पंक्ति में पूछा है कि रस, इसमें याद रखना कि यह जो हमारा है इस पंक्ति में रौद्र रस है, ठीक ना, रौद्र रस होगा। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा। अगर रौद्र रस की बात की जाए तो इसका जो अस्थाई भाव होता है वो होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध इसका अस्थाई भाव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय, इसको याद रखना भय होगा। विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, इसको भी आपको याद रखना जुगुप्सा होगा, इसको भी याद रखना। उसके बाद वीर रस की बात की जाए तो वीर रस में उत्साह होता है, इसको याद रखना। यहाँ पे 1 मिनट इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वीर रस का क्या उत्साह होगा, इसको भी याद रखना, उत्साह होगा। यह हमारा जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायर फल चार में छंद कौन सा है? इसमें से पूछा है, बताइएगा दोहा है, सोरठा है, रोला है, बरवे है। इसमें से पूछा है, तो यह देखिएगा इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें छंद है, यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यह दोहा है, ठीक ना, ये दोहा है। दोहा की बात की जाए तो दोहा में इसकी जो होता है, इसमें बात की जाए तो इसमें पहले चरण और तीसरे चरण में, ठीक ना, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण और चौथे चरण में, इसमें चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक ना। इतनी बातें याद रखना, ये दोहा में होता है। सोरठा क्या होता है? सोरठा दोहा का उल्टा होता है, सोरठा दोहा का उल्टा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें पहले और तीसरे चरण में बात की जाए तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में की बात की जाए तो यहाँ पे जो होती है 13 मात्राएं होती है, ठीक है ना, 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बात की जाए रोला की, रोला में क्या होता है? 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं का यह 24 मात्राओं का जो होता है यह मात्रिक छंद होता है रोला। बरवे में क्या होता है कि 12 व 7 मात्राओं पर यति होती है बरवे में, इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे दोहा सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा वाक्य शुद्ध है, बताएगा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही है। तो इसमें आपको इतनी बातें ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा बारीकी है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो इसमें वाक्य शुद्ध है तो मोहन और गीता गा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे दो लोग हैं, वह गा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा अलग अलग यहाँ पे वाक्यांश में अलग अलग शब्द हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? बताइएगा सबसे अंत में आएगा सबसे अंत में आएगा। क्लीव, क्रम, कृषक, किसानू। देखिएगा यह पूछा कि शब्द हिंदी शब्दकोश के अनुसार पूछा है कौन सबसे बाद में आएगा। इसको ध्यान रखना है कि जो सबसे बाद में आएगा वह सबसे बाद में आएगा हमारा क्लीव, ठीक ना, सबसे बाद में आएगा क्लीव। यहाँ पे पहले आएगा कृषाणु, उसके बाद आएगा कृषक, याद रखना, उसके बाद कृषक आएगा, उसके बाद आएगा हमारा क्रम, इसको याद रखना, क्रम आएगा, उसके बाद हमारा क्लीव आएगा, ठीक ना,
उसके बाद हमारा क्ल्यू आएगा जो कि हिंदी या शब्दकोश के अनुसार पूछा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा चराचरम, इसका जो अर्थ होता है जगत में समास पूछा है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। इसमें से पूछा है कि चराचरम की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका अगर समास हम करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो यह बनता है चर और अचर। चर और अचर बनता है जब ऐसे शब्द होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो होता है ना, यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसको ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक ना, इतनी बातें याद रखना। द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसके दोनों जो पद होते हैं वह प्रधान होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएगा, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अभ्य है, अभि है, अभ्याय है। बताएगा, इसमें से पूछा जाएगा अभ्यागत में। इसमें से आपको इतनी बातें याद रखना, अभ्यागत जो शब्द है इसमें हमारा यहाँ पे अभि उपसर्ग लगा है। यहाँ पे इसको प्रश्न आपको ध्यान रखना। अभि उपसर्ग से बने जो शब्द होते हैं उसको कुछ याद रखना, जैसे अभिकरण, ठीक ना, अभिकरण पूछ लिया जाता है। उसके बाद अभिसरण, इसको याद रखना, अभिसरण पूछा जाएगा, तो ये भी इसमें हमारा क्या है? उपसर्ग है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अभिप्राय, इसको भी याद रखना, अभिप्राय, यह भी हमारा क्या है? तो यह अभि उपसर्ग लगा है इसमें। तो ये ऐसे जो शब्द हो गए हमारा क्या होगा? यहाँ पे अभि उपसर्ग लगा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत से लोग अभ्य लगा देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है हमारा अभि उपसर्ग है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।